तो आज अपन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं। और वही स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो हम शॉर्ट में एसटीपी भी बोलते हैं। इसका आई ट्रिपली फॉर्मेट जो नाम है उसको हम बोलते हैं 802.1D, जिसको कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। तो जब कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या फिर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब निकाला गया था, इन्वेंट किया गया था या फिर डेवलप किया गया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस को रखकर ही क्रिएट किया गया था। सर्विस मतलब वो कोई भी सर्विस हो सकता है, वॉइस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर आपका इंटरनेट हो सकता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर वीलैन हो सकता है। ठीक है, पर उसमें से सिर्फ एक ही टाइप का ट्रैफिक जाएगा, ऐसा सोचकर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को क्रिएट किया गया था। बट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जानने के पहले अपन पहले ये देख लेते हैं कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट ही क्यों किया गया, किस कारण से किया गया। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो हमारे ओएसआई लेयर के बारे में मैं और डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। ओएसआई लेयर मॉडल के लेयर 2 पे आता है, जिसको हम ईथरनेट लेयर भी बोलते हैं या फिर डेटा लिंक लेयर भी बोलते हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लेयर ओएसएल लेयर मॉडल के लेयर 2 पे चलता है। और लेयर 2 में जैसे कि अपने लेयर 3 में राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है, और लेयर 3 में IPv4 चलता है। और कोई भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल ले लो, वो IPv4 के अंदर इंकैप्सुलेट होके जाता है। तो IPv4 में एक फीचर होता है जिससे कि लूप अवॉइड होते हैं, जिससे कि लूप अवॉइड होते हैं। पर लेयर 2 में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है, या फिर ईथरनेट फ्रेम में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जिससे कि एक लेयर 2 पे हम लूप अवॉइड कर सकते। और वो लूप बनता कैसे है वो अभी अपन जानते हैं। तो अगर अपन ले लेते हैं तीन स्विच, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, और यही मान के चलते हैं कि इन तीनों स्विचेस के मैक एड्रेस टेबल जो है वो एम्प्टी है। स्विच 1, स्विच 2 और ये स्विच 3, और इनसे एक एक पीसी कनेक्टेड है। पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2 और पीसी नंबर 3। इन सभी पीसीज के मैक एड्रेसेस है 1111, इसका है 2222, और पीसी नंबर 3 का है 3333। और अभी सिमिलरली मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये तीनों स्विचेस के जो मैक एड्रेस टेबल है वो एम्प्टी है। और ये भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी पीसीज को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है। तो पहला एजम्पशन ये कि पीसीज को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है। दूसरा एजम्पशन ये कि इन स्विचेस की मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी है। और इन तीनों स्विचेस को हम ऐसे एक लूप में कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और ये स्विच 1 का मैक एड्रेस टेबल जहाँ पे मैक टेबल और मैक कॉलम और पोर्ट कॉलम रहेगा। ये स्विच 2 का जहाँ पे एक मैक और पोर्ट का कॉलम रहेगा। और ये स्विच 3 जहाँ पे एक मैक और पोर्ट का कॉलम रहेगा। यहाँ पे पोर्ट नंबर्स भी लिख देता हूँ मैं। पोर्ट नंबर 1, 2, 3, ये पोर्ट नंबर 1, 2, 3, ये पोर्ट नंबर 1, 2 और 3। तो अब हम मान लेते हैं कि पीसी नंबर 1 ने पीसी नंबर 3 को एक डेटा भेजा। तो जब डेटा भेजेगा तो पीसी 1 ने अपना सोर्स मैक लगाया, उसमें 1111 लगाया, और डेस्टिनेशन मैक में उसने लगाया 3333 और आगे भेज दिया। ये डेटा जाएगा स्विच 1 के पास और स्विच 1 पे हिट करेगा। स्विच 1 जैसा हम पिछले दो क्लासेस में देखते हैं, स्विच 1 के पास जैसे ही ये डेटा आएगा सबसे पहले वो देखेगा क्या मुझे वो सोर्स मैक पता है। उसके मैक टेबल, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि उसकी मैक टेबल एम्प्टी है, तो उसको नहीं पता सोर्स मैक के बारे में। तो वो सोर्स मैक का एंट्री बना लेगा, और वो उसके इंटरफेस नंबर 1 पे हिट हुआ तो उसकी भी एंट्री कर।
फिर वो ये देखेगा कि आप उसको ये डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, उसको इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता है। तो जब उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता रहता है तो हमें हमें पता है कि वो उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो वो स्विच 3 और स्विच 1 को वही सेम डेटा जो है ब्रॉडकास्ट कर देगा। अभी हम क्लॉकवाइज में चलते हैं पहले, है ना, क्लॉकवाइज में चलते हैं। तो ये डेटा गया स्विच 2 के पास। स्विच 2 के पास भी जैसे ये डेटा रिसीव होता है, वो सबसे पहले ये देखेगा क्या उसको ये सोर्स मैक के बारे में पता है। उसको नहीं पता तो उसने एंट्री बना ली और उसके इंटरफेस नंबर 1 पे हिट हुआ है। फिर वो ये देखेगा क्या उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है। उसको भी इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता, तो वो इस सेम डेटा को वो भी ब्रॉडकास्ट करके आगे भेज देगा, है ना। तो अब ये डेटा स्विच 2 से स्विच 3 के पास आता है। स्विच 3 भी सेम मैकेनिज्म लगाएगा, जिसमें वो सबसे पहले इस मैक को एंट्री करेगा और उसके इंटरफेस नंबर 1 पे हिट किया ऐसे एंट्री करेगा। फिर वो ये देखेगा क्या उसको 3 के बारे में पता है, 3333 मैक के बारे में पता है, नहीं पता, और वो ये डेटा वापस सेकेंड इंटरफेस से आगे भेज देगा और थर्ड इंटरफेस से आगे भेज देगा। अब जब स्विच 3 ने ये डेटा को पोर्ट नंबर 2 से आगे भेजा, वो वापस स्विच 1 के पास आता है। अब स्विच 1 ने ये देखा कि मेरे पास फिर एक डेटा आया है जिसमें मुझे एक और मैक एड्रेस आई है 1111, बट इस बार वो इंटरफेस नंबर 1 के बजाय इंटरफेस नंबर 2 पे हिट कर रहा है। तो मतलब मेरे पास एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है। तो जब भी स्विच के पास एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है सेम मैक एड्रेस के लिए, अगर पोर्ट चेंज होता है ना, तो स्विच को लगता है कि वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो स्विच क्या करता है, स्विच क्या करेगा, ये एंट्री को डिलीट करेगा और न्यू एंट्री के साथ पॉपुलेट कर देगा अपने मैक एड्रेस टेबल में, जहां पे 1111 मैक एड्रेस जो है अब इंटरफेस नंबर 2 पे हिट हुआ है ना। अब ये हुआ हमारा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से हम देखते हैं। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये डेटा स्विच 1 ने जब स्विच 3 को भेजा होगा तो उसने पहले एंट्री क्या बनाई होगी, 1111 जो है उसके इंटरफेस नंबर 2 पे हिट होगा, उसने ये वाली एंट्री बनाई होगी। फिर वो ये देखेगा क्या उसको 3333 के बारे में पता है, नहीं पता है, तो वो ये डेटा यहां से आगे भेजेगा और वापस स्विच 2 को भी भेजेगा, है ना। स्विच 2 पे पहले जो एंट्री थी वो थी 1111 और वो इंटरफेस पे 1 पे हिट हुआ। अब स्विच 2 के पास जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वही सेम डेटा वापस स्विच 2 के पास आता है। स्विच 2 ने देखा कि यार अब मेरे पास जो ये सोर्स है 1111 वो इंटरफेस नंबर 3 पे हिट किया है, तो वो इसको इरेज करेगा और अपडेट कर देगा 3 के साथ। फिर स्विच 2 वही सेम डेटा वापस स्विच 1 को भेजेगा। स्विच 1 अब देखेगा कि यार पहले तो मेरे पास 1 पे आया था, अब 2 पे आ रहा है, क्योंकि वो स्विच 3 ने जब उस डेटा को स्विच 1 के पास भेजा तो अब 2 पे था। अब वापस स्विच 2 से एक और नया इंफॉर्मेशन आ रहा है जहां पे वो बोल रहा है 1111 जो है इंटरफेस नंबर 3 पे आया है, और फिर वापस स्विच 1 ये डेटा आगे भेजेगा। स्विच 3 जो है अपना मैक टेबल फिर अपडेट करेगा, है ना, क्योंकि वो तो हो ये रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी डेटा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी डेटा फ्लो हो रहा है। तो सभी स्विचेस के मैक एड्रेस जो है बार बार अपडेट हो रहा है। अगर बार बार अपडेट हो रहा है मतलब ये कि उनका मैक एड्रेस मैक टेबल या मैक एड्रेस टेबल जो है वो स्टेबल नहीं है या फिर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये हुआ पहला इशू, ये कि अगर मेरा हाँ, पहला इशू तो ये हमने देखा कि मैक टेबल स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हुआ। दूसरा दूसरा इशू हमने ये देखा क्योंकि हर स्विच को ये डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता नहीं है। मैं ये एज्यूम करके चल अभी तक जो भी सिनेरियो बताया मैंने ये एज्यूम किया कि पीसी नंबर 3 ने अभी तक वापस रिस्पॉन्ड नहीं किया, पीसी नंबर 3 ने अभी तक वापस रिस्पॉन्ड नहीं किया।
ठीक है, रिस्पॉन्ड भी कर रहे तो भी आपको लूप दिखेगा, वो मैं बताऊंगा। पर अभी मैं ये जूम कर रहा हूँ कि 3 ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 3 ने जैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने ये देखा, क्योंकि हमको पता है डेटा बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, जब तक PC3 रिस्पॉन्ड करेगा तब तक ये जितने भी स्विचेस है इनके मैक टेबल जो है ऑलमोस्ट 20-25 बार अपडेट हो चुके हैं, और वो भी अपडेट हो रहे हैं मतलब अनस्टेबल है। और सेम पैकेट मतलब डुप्लीकेट पैकेट के लिए ही डुप्लीकेट डेटा आपके नेटवर्क में फ्लो हो रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम ये। थर्ड प्रॉब्लम ये, क्योंकि स्विच है, कोई भी डेटा आएगा उसके पास, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस किए बिना वो डेटा को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। प्रोसेस का मतलब ये हुआ, वो सोर्स मार्क पढ़ेगा, उसकी एंट्री है या नहीं है वो ये देखेगा, उसके बाद फिर वो ये देखेगा कि यार ये डेस्टिनेशन मैक के बारे में मुझे पता है या नहीं पता है। पता है तो वो डेटा को फॉरवर्ड करेगा, नहीं पता है तो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है। एक डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो इतने सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर वही सेम डेटा जो है, जिसके डुप्लीकेट एंट्रीज पूरे नेटवर्क में फैल रही है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट हुए जा रहा है, तो बहुत सारी 10 से 15 सेकंड के बीच में इतने डुप्लीकेट एंट्रीज फ्लड हो चुके होंगे कि स्विच का प्रोसेसिंग इंक्रीज हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। प्रोसेसिंग इंक्रीज होगी या फिर CPU यूटिलाइजेशन अगर उसका इंक्रीज हुआ तो डेटा फॉरवर्डिंग उसका स्लो हो जाएगा। डेटा फॉरवर्डिंग उसकी स्लो हो जाएगी, हर एक स्विच की स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस नेटवर्क में एक लूप बना हुआ है। इस लूप को अवॉइड करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है। मैं कोई भी एक लिंक को अगर यहां से हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो मेरा लूप बच जाएगा, है ना। वो कैसे बचेगा? यही मान लेते हैं स्विच वन के पास डेटा आया, स्विच वन ने देखा कि उसको डेस्टिनेशन मैप नहीं पता है, तो वो ये डेटा स्विच टू स्विच थ्री के पास भेजेगा, स्विच टू के पास भेजेगा। स्विच टू ने देखा कि उसको डेस्टिनेशन मैप के बारे में नहीं पता है, तो PC2 को भेजेगा, स्विच थ्री भी PC3 को भेजेगा। इस लिंक में, क्योंकि ये लिंक यहाँ पर नहीं है, तो ये लिंक में ये डेटा फॉरवर्ड ही नहीं होगा। क्योंकि फॉरवर्ड नहीं होगा तो हमारा ये जो मैक टेबल अनस्टेबल है वो खत्म हो जाएगा, डुप्लीकेट एंट्रीज जो हमारे नेटवर्क में फैल रही है वो खत्म हो जाएगा, स्विच की प्रोसेसिंग इंक्रीज नहीं होगी, और डेटा फॉरवर्डिंग जो स्लो हुआ है वो भी नहीं होगा। और इन सब इश्यूज को हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। क्योंकि स्विचेस जो है डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रहा है और एक पूरा एक स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है नेटवर्क में, इस वजह से हम इसको ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म बोलते हैं। तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की वजह से आपका मैक टेबल अनस्टेबल हो जाता है, डुप्लीकेट एंट्रीज नेटवर्क में घूमती रहती है, हर एक डिवाइसेस की प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, और उनका डेटा फॉरवर्डिंग भी स्लो हो जाता है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की वजह से। और ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्यों होता है? क्योंकि आपके लेयर 2 नेटवर्क में एक लूप है, एक लेयर 2 लूप क्रिएट हो गया। और लेयर 2 लूप को अवॉइड करने का मेरे पास एक तरीका है कि मैं कोई भी एक लिंक जिसमें मुझे दिख रहा है कि लूप क्रिएट हो सकता है, उसको मैं रिमूव कर दूं, जिससे कि मेरा लूप अवॉइड हो जाएगा, है ना। ये तो मैंने आपको ये बताया कि लूप कैसे क्रिएट होता है, और लूप अवॉइड करने से हमारा लूपिंग बंद हो जाता है। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि रियल टाइम सिनेरियोज में 3 स्विच तो होते नहीं है नेटवर्क में। हमारे पास ऑब्वियसली एक नेटवर्क में, ठीक है, ऑलमोस्ट आराम से 200 मिनिमम स्विचेस तो होते ही हैं, स्विच की बात कर रहे हैं, है ना। और अगर वो लेयर 3 स्विच भी हो जाए तो और आराम से 500 स्विच तो नेटवर्क में हो गया, अगर हमारा बड़ा सा ISP है तो, है ना। ऑब्वियसली इन ISPs के बीच में 3 स्विच तो होंगे नहीं, 200 300 स्विच जो मैं बोल रहा हूँ, और इनके बीच कनेक्टिविटी जो है, सिंपल सी कनेक्टिविटी तो होगी नहीं, फिजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है, ये एक स्विच, ये एक स्विच, ये एक स्विच,
ये एक स्विच, ये एक स्विच, ये एक स्विच, इनके बीच में कैसे भी फुल मैश भी बन सकता है, पार्शियल मैश भी बन सकता है ना। अब मैं फिजिकली बैठ के मैं ये तो पता नहीं कर सकता कि मुझे कौन से लिंक को रिमूव करने से मेरे इस नेटवर्क में लेयर 2 लूप नहीं बनेगा। ये तो मैं फिजिकली डिटरमाइन नहीं कर सकता, कर भी सकता हूं, बट बहुत टाइम टेकिंग टास्क है वो, जिसकी वजह से मैं लूप कैसे अवॉइड करूं मुझे नहीं पता। मैंने फिजिकली भी अगर मैंने दो चार लिंक हटा दिए, तब भी मुझे गारंटी नहीं है कि भाई मैंने मेरे लिंक हटाने से मेरा नेटवर्क तो डाउन नहीं हो जाएगा, इसकी भी गारंटी मेरे पास नहीं है। इसी वजह से हमने एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया, वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि हमारी लेयर 2 लूप अवॉइड करने में हेल्प करता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लेयर 2 लूप अवॉइड करता है। लेयर 2 लूप अवॉइड होने से हमारा ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म नहीं होता, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की वजह से। ऑब्वियसली हमें बस यही करना पड़ता है, हर स्विच पे जाके स्पैनिंग ट्री इनेबल करना पड़ता है, और स्विच खुद ब खुद स्पैनिंग ट्री चलाकर लूप या फिर एक लूप फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। लेयर 2 लूप फ्री एनवायरनमेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल खुद ब खुद स्विचेस के बीच में क्रिएट कर देता है। वो फिजिकली तो लिंक्स को डाउन नहीं करता, लॉजिकली लिंक्स को डाउन कर देता है। लॉजिकली लिंक्स को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो नहीं होता, और क्योंकि लॉजिकली लिंक डाउन होते हैं और ट्रैफिक फ्लो नहीं होता, तो हमारा लूप भी अवॉइड होता है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमारा लूप अवॉइडेंस प्रोटोकॉल है, और उसी के लिए क्रिएट किया गया है। और जैसे कि मैंने बताया था, हमारे ईथरनेट फ्रेम में, IPv4 फ्रेम में, आप IPv4 फ्रेम उठा लो, IPv4 फ्रेम में एक फील्ड होता है TTL, या टाइम टू लिव बोलते हैं। टाइम टू लिव फील्ड की वजह से हमारे IPv4 या फिर लेयर 3 में जो है लूप्स अवॉइड हो जाते हैं। बट लेयर 2 में या फिर हमारे ईथरनेट फ्रेम या फिर डेटा लिंक फ्रेम में ऐसा कुछ फील्ड ही नहीं है जिससे कि हम लूप अवॉइड कर सके। इसी की वजह से स्पैनिंग ट्री को डिजाइन किया। तो जैसे कि मैंने बताया, जो पहला स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया गया था उसको हम कॉमन स्पैनिंग ट्री बोलते हैं, CST या फिर CSTP, जिसका IEEE फॉर्मेट नेम है 802.1D, 802.1D। और इस स्पैनिंग ट्री के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जिसको हम धीरे धीरे देखेंगे। एक होता है RSTP, दूसरा होता है पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर एक आता है RPVST, ठीक है। फिर एक आता है MST, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो ये कुछ कुछ फ्लेवर्स हैं, इन सभी फ्लेवर्स के बारे में हम देखेंगे धीरे धीरे। बट पहले ये जान लेते हैं कि स्पैनिंग ट्री कैसे लूप अवॉइड करता है और हमें क्या करना पड़ता है स्पैनिंग ट्री में। अभी तक कुछ डाउट, कुछ पूछना है? लक्ष्मी, इसमें मेरा एक चीज था, जैसे जनरली हम कहीं भी नेट यूज करते हैं तो मैश ही यूज करते हैं, राइट? हाँ। तो जो एक अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लूप अवॉइडेंस के लिए कोई भी लिंक को रिमूव कर देंगे, राइट? बट हम्म। वही चीज आ गई ना, हम वो तो सिनेरियो रियल टाइम में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी लिंक रिमूव करोगे तो वहां से आपस में उन दो जो भी मेरे डिवाइसेज है उसका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा फिर वहां से, करेक्ट? करेक्ट, मैंने ये नहीं बोला कि फिजिकली रिमूव करना, लॉजिकली डाउन कर देगा। हाँ, वही मैं कह, लॉजिकली भी मैं अगर बात करूँ उसको, मैं अगर लॉजिकली मैंने डाउन कर दिया उस टाइम, हम्म। एक मिनट ऊपर जाएंगे डायग्राम में एक बार, हाँ। जो उसकी बात कर रहे थे, हाँ। अब जैसे मैं इस डायग्राम की बात करूँ जो S2 और S3 है। हाँ, हम्म, वो ऐसे ठीक है, कम्युनिकेट ठीक है। करेगा ना।
नहीं करेक्ट है, फिर वो वो ऐसे S3 से कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेशन फिर भी S1 से हो रहा है। ठीक है करेक्ट है। हाँ। ठीक है समझ गया मैं। ओके ओके। क्योंकि मैंने RSTP यूज करा है पहले ना, लैग लैग के अंदर यूज करा है, वहाँ जब लैग के दो पोर्ट हम्म होते हम्म उसके हम्म। साथ मैंने यूज करा हाँ, है पहले ना इसको। लैग में स्पैनिंग ट्री जो है पूरे लैग पे काम करता हाँ तो हम, मुझे याद है, हम जैसे एक सिटी केबल का नेटवर्क होता है तो उसमें ये RSTP है। यूज कर रखा था। तो वहाँ ये हम्म। लूपिंग क्रिएट होती थी तो मैं लैग के एक पोर्ट को शट कर देता था अच्छा। हाँ। टाइम। लूपिंग जैसी आती थी ना तो हम एक पोर्ट को शट कर देते थे, वो अपने आप ट्रैफिक दूसरे पोर्ट से स्विच होके चलना शुरू हो जाता था। ऐसा कुछ था, आई थिंक 3-4 करेक्ट। साल हो गए, मुझे याद नहीं, वो ऐसा कुछ हम करते थे उस टाइम। हाँ हाँ। तो वो उसी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब लैग क्रिएट करते हो ना, तो लैग भी एक लॉजिकली एक दो पोर्ट ही मान लो, पोर्ट लॉजिकल नंबर है 1 करेक्ट। लॉजिकल है। ठीक है। आप क्या करोगे, आपको क्या है, आप तो आपको स्पैनिंग ट्री है ना, स्पैनिंग ट्री आप अगर फिजिकल फिजिकल पोर्ट के बजाय आप लॉजिकल पोर्ट पे या फिर ये जो लैब पे चलाओगे ना, वो चल जाएगा। हम्म। तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। स्पैनिंग ट्री भी आपको फिजिकल पोर्ट के बजाय आप लॉजिकल पोर्ट पे चलो, तो लैब पे काम कर जाएगा। बट अगर आपने फिजिकल पोर्ट पे भी लैब चला के रखा है, और सॉरी, फिजिकल पोर्ट पे भी स्पैनिंग ट्री चलाया है और लैब पे भी स्पैनिंग ट्री चलाया है, तो स्पैनिंग ट्री फिजिकल पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। वो कैसे ओके करेगा ओके। मैं बताता हूँ, है ना। तो वो बोलते हैं अगर आप लैग क्रिएट कर रहे हो, तो लैग के ऊपर स्पैनिंग ट्री क्रिएट करो रादर देन फिजिकल पोर्ट। लैग क्रिएट करने का फायदा क्या रहता है मेरा, वैसे मैं जैसे पूछ रहा हूँ अगर मैं। तो हाँ, बता दो ये। तो बेसिकली होता ये है कि सिस्को स्विचेस में मेरे पास अगर ऐसे 3 या 4 इंटरफेसेस हैं, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है। मैं सिस्को स्विच के बारे में ज्यादा जानता हूं, तो मैं सिस्को के हिसाब से बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस में स्पैनिंग ट्री चलता है। ठीक है। तो आप ये 4 लिंक क्यों क्रिएट कर रहे हो, ताकि आपके पास मान लेते डेटा बहुत सारा आ रहा है, तो एक लिंक की कैपेसिटी में वो डेटा नहीं जा सकता, इसलिए आप ये 4 लिंक कनेक्ट कर रहे हो, ताकि 4 लिंक के थ्रू लोड बैलेंस हो जाए। ओके ओके लोड करेक्ट। बैलेंस हो जाए, इसलिए आप ये 4 लिंक यूज कर रहे हो, है ना। अब होगा ये, अगर आप स्पैनिंग ट्री यूज नहीं कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया, लूप क्रिएट हो जाएगा, लूप क्रिएट हो जाएगा, और आपका स्विच बैठ जाएगा। ठीक है। और अब दिक्कत ये, फिर उसमें आप अगर स्पैनिंग ट्री चला देते हो, स्पैनिंग ट्री चलाओगे तो स्पैनिंग ट्री क्या करेगा, इनमें इन 4 लिंक में से कोई एक लिंक को एक्टिव रखेगा, बाकी 3 लिंक को डाउन कर देगा। तब भी आपका सोल्यूशन नहीं हुआ, है ना, तब भी मेरी वो बैंडविड्थ कम हो एक जाएगी, ही मेरी लिंक बैंडविड्थ एक्टिव है। कम हो, बैंडविड्थ कम हो हाँ, जाएगी मेरी। आपने करेक्ट, बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए आपने 4 लिंक लगाया, स्पैनिंग ट्री लगाओगे तो भी बैंडविड्थ आपका तो इंक्रीज नहीं हो रहा। इस वजह से हमने क्या किया, हमने उसको लैग किया, हमने एग्रीगेशन लगा दिया, इन सभी लिंक्स को एक बंडल में क्रिएट किया, एक बंडल लगा दिया इनके बीच में, और इस बंडल को हमने दे दिया ईथर चैनल नाम दे दिया, और ईथर चैनल इस ईथर चैनल पे हमने स्पैनिंग ट्री चला दिया। तो स्पैनिंग ट्री क्या करता है, इस ईथर चैनल को एक लिंक एज्यूम करता है, अच्छा। जिसकी वजह से होगा ये कि स्पैनिंग ट्री तो चल रहा है, पर ईथर चैनल पे चल रहा है, और ईथर चैनल स्पैनिंग ट्री को एक लिंक एज्यूम करता है, जिसकी वजह से आपका जो भी बैंडविड्थ है, अगर ये 2 MB का लिंक है, ठीक है, इससे 2 MB जा सकता 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 है, तो टोटल अब आप 8, आपका बैंडविड्थ, टोटल बैंडविड्थ 8 MB। और स्पैनिंग ट्री भी चल रहा है, स्पैनिंग ट्री भी चल रहा है, बट स्पैनिंग ट्री आपके लैग पे चल रहा है, तो आपका लूप भी अवॉइड हो रहा है, आपका बैंडविड्थ भी बढ़ गया, आपको फिर क्या बोलते हैं, उसका टेंशन ही नहीं है, लूप का भी टेंशन नहीं है, स्पैनिंग ट्री आपका कोई एक लिंक बंद कर देगा, उसका भी टेंशन नहीं है।
और साथ ही साथ नहीं, इसमें तो से मेरा इन अगर इन स्पैनिंग ट्री अगर कोई हाँ हाँ। लिंक बंद करेगा, मान लो उसने 2 MB के वो बंद कर दिया, तो क्या वो 2 MB के बैंडविड्थ शिफ्ट होएगा कहीं और? ईथर चैनल आप चला रहे हो तो शिफ्ट हो जाएगा, लैग चला रहे हो तो शिफ्ट हो जाएगा, अच्छा। लैग चला रहे हो तो शिफ्ट होगा, लैग नहीं चला रहे हो तो वैसे भी वो एक ही लिंक यूज करने वाला। आपको मैं समझाऊंगा स्पैनिंग ट्री कैसे वो एक लिंक पे ही काम करे। नहीं, क्या मैं उसमें कोई CIR भी EIR अलग से डिफाइन करूंगा कि मेरा इसके लिए वो अपने आप एक्स्ट्रा बैंडविड्थ ले ले बाद में? नहीं, लैग का तो यही फायदा है ना कि अगर किसी कारण से मान लेते हैं ये लिंक डाउन हो गया, ये लिंक डाउन हो गया, तो वो क्या करेगा, ये जो 1 MB है वो ये 3 लिंक में डिवाइड कर देगा। ओके ओके, फिर हाँ, फिर सही है। ये 3 लिंक में राइट। डिवाइड कर देगा, ऐसा करेगा। फिर हाँ, फिर सही अगर है। वो फिर अब उसके क्या बोलते हैं ईआईआर के ऊपर जा रहा है, तो फिर यहाँ पे कंजेशन होगा, ये दो स्विच के शेड्यूलर पे कंजेशन होगा, तो उसका फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ईआईआर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, ये मान लो जो आपने ये आपने 4 लिंक दिए, इसके नेट से आपने 4 लिंक दिए है, हाँ तो ये क्या मेरा एक सेम प्रोवाइडर से रहेंगे या सेम फाइबर पे रहेंगे, कैसे रहेंगे यहाँ पे ये? क्या लॉजिकली है बस 4, वैसे फिजिकली एक ही है? नहीं 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 नहीं, फिजिकली 4 है, लॉजिकली एक है। ओके। फिजिकली 4 है, लॉजिकली एक है। फिजिकली 4 लिंक मतलब मैं एक ही प्रोवाइडर से भेज रहा हूँ डिफरेंट फाइबर्स के थ्रू? हाँ करेक्ट करेक्ट। ये तो कॉस्टली भी काफी पड़ेगा ना फिर तो। नहीं नहीं, हम जो है ये लिंक एग्रीगेशन जो है यूजुअली अपने नेटवर्क के अंदर ही करते हैं, दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में नहीं करते, मोस्टली हम ये लिंक एग्रीगेशन स्विचेस के बीच में ही करते अच्छा, आपस में स्विचेस के बीच में इंटरनली, ठीक है हैं। ठीक स्विच हाँ, इंटरनली स्विच के बीच में ही करते हैं हम, सर्विस प्रोवाइडर में मैंने तो आज तक लिंक एग्रीगेशन नहीं देखा। है। नहीं तो अगर स्विचेस के बीच में, तो क्या मैं अलग अलग पोर्ट यूज करूंगा इन चारों के लिए फिर दोनों स्विच पे? हाँ, एग्रीगेशन का मतलब ही वही होता है कि आप देखो, मान लेते हैं ये एक 4 MB का लिंक है ना, ये 4 MB का एक लिंक है, ये दूसरा 4 MB का लिंक है, ठीक है, और आपके पास यहाँ से डेटा आ रहा है, या फिर नहीं मानते अभी फिलहाल 4 MB का ही लिंक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 8 MB का एक डेटा आ रहा है ना, तो आप ऑब्वियसली ये 4 MB के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वो नहीं 4 MB नहीं। के ऊपर भेज ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, एक और 4 MB का यहाँ लिंक लगा दिया आपने, फाइबर लगा दी जिसकी 4 MB बैंडविड्थ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तब भी स्विच डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो 4 MB कैसे भेजे, ये 8 MB कुल मिला के वो कैसे भेजे, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, इसको एक बंडल में बना दोगे, लिंक एग्रीगेशन क्रिएट कर दोगे, जिससे कि स्विच के लिए अब ये दो फिजिकल लिंक के बजाय एक लॉजिकल लिंक बन जाए, एक लॉजिकल लिंक जिसकी बैंडविड्थ है 8 MB, और वो स्विच जो है जैसे ही लिंक एग्रीगेशन करते हो, लिंक एग्रीगेशन में स्विच जो है लोड बैलेंसिंग करने लग जाता है, अपने आप लोड बैलेंसिंग करने लग जाएगा स्विच, कुछ डेटा इस लिंक से भेजेगा, कुछ डेटा इस लिंक से भेजेगा। और इसमें फायदा ये है, अगर किसी कारण से ये लिंक डाउन हो गया, ठीक है, लिंक एग्रीगेशन में ही ये लिंक डाउन हो जाता है, ठीक है, तो स्विच जो है ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है, कुछ डेटा, पूरा डेटा नहीं, इसमें से 2 MB का डेटा, 4 MB के बजाय इसमें से 2 MB का डेटा एटलीस्ट ऐड कर लेता है अपने पास, टोटल 6 MB भेज सकता है, बाकी 2 MB का कंजेशन होगा। फिर हम्म। वापस जब ये लिंक अप आएगा तो यहां से वो वापस 4 MB भेजना शुरू कर देगा, ऐसा चलता है लिंक एग्रीगेशन। ठीक। तो
तो जब मान लो मेरा ये लूपिंग हो जाएगा, उस टाइम मेरे को फिर कोई यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट तो नहीं दिखेगा ना, सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही दिखेंगे ना वहाँ पे फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ वो होगा ये। लूपिंग का मतलब ये हो रहा है कोई भी डेटा हो, ब्रॉडकास्ट डेटा हो, मल्टीकास्ट डेटा हो, या फिर यूनिकास्ट डेटा हो, है ना, वो स्विच ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा, रीच नहीं हो पा रहा उसके पास। बेसिकली फंडा ये है लूपिंग का। नहीं लूपिंग तो का इसका मतलब ये मतलब है कि मुझे इसके उस टाइम S3 में कोई पैकेट नहीं दिखेगा फिर? पैकेट दिखेगा, हम्म। पैकेट दिखेगा, बट होगा ये, वो आपको अलग अलग पोर्ट्स पे दिखेगा। मैंने बताया ना, अभी मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं वो दिखाता, है ना। अच्छा अच्छा। होगा ये कि होगा ये कि अ, आपका स्विच जो है वो ये वाला मैक एड्रेस काम करता है। हाँ, 1111 जो है कभी 2 पे दिखाएगा, ठीक है, फिर 1111 जो है फिर बाद में 1 पे दिखाएगा, फिर 1111 बाद में फिर 2 पे दिखाएगा, 1111 फिर बाद में 1 पे दिखाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो स्विच का मैक एड्रेस टेबल जो है स्टेबल नहीं रहता, और स्विच को अगर डेटा फॉरवर्ड करना है तो उसका मैक टेबल स्टेबल होना चाहिए। नहीं नहीं, वो करेक्ट है, आई एग्री, ऐसा कुछ होएगा। हाँ मेरा हाँ, यहाँ क्वेश्चन भी आ रहा है, डेटा चलो ये दिखेगा तो आपका। मैं, यहाँ तो मेरा मैक एड्रेस टेबल पे मैंने चीज मेरे को दिख गई, ठीक है मेरी। बार बार मैं मैक एड्रेस टेबल को खोलूंगा तो मेरी मैक एड्रेस टेबल चेंज होती रहेगी, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। बट मैं एज ए हाँ। प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करूँ, जब मेरा एक ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, तो वहां पे मान हम्म, लो जब मैं वो स्विच स्विच में भी परफॉर्मेंस खोलूंगा, या मान लो मैं कहीं भी खोलता हूँ, उस हम्म, वो मुझे परफॉर्मेंस कैसे दिखेगी? क्योंकि वहां मेरा ब्रॉडकास्ट होता दिखेगा, यूनिकास्ट मल्टी, वहां मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे भी तो इफेक्ट आएगा उस टाइम, क्योंकि मुझे थोड़ा करेक्ट याद नहीं आ करेक्ट। रहा, मैंने इस पे काम करा हुआ है, वहां कुछ परफॉर्मेंस में दिखता था। ये वो मुझे यस आई थिंक वन यस। वे था, कुछ होता, वन वे ट्रैफिक जाता था, कुछ होता था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो। हाँ, आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ये होगा कि आप अगर आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक करोगे, मान लेते हैं नॉर्मली आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 10% चल रहा है, अगर लूपिंग हो गई, वो अचानक से 70% पे जंप कर अच्छा। जाए, 70% पे आपके यूटिलाइजेशन जंप कर जाए, ठीक है। फिर आप ये देखोगे, आपका मैक टेबल पे है ना, 1111 जो है, मान लो वो 1 पे भी दिखाई देगा, इंटरफेस नंबर 1 पे भी दिखाई देगा, 2 पे भी दिखाई देगा, दो अलग अलग इंटरफेस पे दिखाई देगा। तो आपको अगर ट्रबल शूटिंग करना है तो आपकी ट्रबल शूटिंग वहां पर रुक जाएगी, ठीक है। और आप ये देखोगे ये यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। फिर आप अगर देखोगे आपका उस इंटरफेस से, मान लेते हैं इंटरफेस नंबर 1 या इंटरफेस नंबर 2 पे, क्योंकि दोनों मैक एड्रेस दिख रहे हैं, इनका एक थ्रूपुट होता है ना। थ्रूपुट मतलब इनका हम्म। बैंडविड्थ जो भी है, बैंडविड्थ भी आप देखोगे, इनका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट या फिर ये जो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म ने इनके बैंडविड्थ को पूरा यूटिलाइज कर दिया। ये भी हो सकता है आपके पिंग ड्रॉप्स आपको दिखाई दे, पिंग ड्रॉप भी शायद आपको दिखाई दे, या फिर क्या बोलते हैं, पार्शली सक्सेसफुल पिंग आपको दिखाई दे। आपने 5 पिंग भेजे हैं, 5 पिंग भेजे तो शायद हो सकता है उसमें से 2 पिंग सक्सेस हो, 3 पिंग फेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो परफॉर्मेंस पे ऐसा ही आपको दिखाई देगा, इफेक्ट दिखाई देगा। तो आप अगर शो सीपीयू मेमोरी इंटरफेस ऐसा कुछ दिखाओगे, या शो सीपीयू मेमोरी ऐसे कुछ दिखाओगे, तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो नॉर्मल इंक्रीज है और आपका जो मेमोरी है वो 70% या फिर 80% चला गया। फैन यूटिलाइजेशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि प्रोसेसिंग बढ़ रही है, आपका डिवाइस हीटअप हो रहा है, डिवाइस हीटअप हो रहा है तो आपकी फैन ज्यादा चलेगी, फैन की स्पीड भी आपको दिखाई देगी, फैन आरपीएम इंक्रीज, एसएसएस लॉग भी थ्रो करेगा। तो ये हम्म। कुछ कुछ चीजें हैं। तो अभी हम देखते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल
ये जो लूप अवॉइडिंग है वो करता कैसे? तो स्पैनिंग ट्री, ट्री का मतलब हो गया अपना ट्री, ठीक है। हमको पता है ट्री में जो है रूट होता है, ठीक है, फिर ब्रांचेस होते हैं, और फिर यहाँ पे लीव्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी पेड़ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं पार्ट, ट्री का कोई भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रूट, ठीक है। या फिर हमारी ही बॉडी देख लो, हमारी बॉडी में भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन, जो कि हम बोल सकते हैं वो हमारा रूट है, जिसके थ्रू ही सभी डेटा हमारे बॉडी के बॉडी में पास होता है ना। तो मान लेते हैं कि ये अगर मेरा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है ना। स्पाइनल कॉर्ड से हमें पता है कि बहुत सारे नर्व्स जुड़े होते हैं, और ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन भेजता है, वो इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू बॉडी पार्ट पे जाती है, बॉडी पार्ट उस पर रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट जो भी करता है उसकी इंफॉर्मेशन वापस ब्रेन के पास आती है ना। और अगर दो अलग अलग बॉडी पार्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे कि हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ और पैर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बॉडी से सॉरी ब्रेन से हैंड में भी जा रही है, दोनों हाथ में जा रही है, और दोनों पैरों पे भी जा रही है ना। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, और ये कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से हो रहा है? ब्रेन की वजह से हो रहा है, ब्रेन जो कि है हमारा रूट। सिमिलरली आपके स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में भी एक रूट डिवाइस होता है ना, जिसको हम बेसिकली रूट स्विच बोलते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में भी एक रूट स्विच होता है, जो बेसिकली आपके इस लेयर 2 नेटवर्क को कंट्रोल करता है और एक लूप फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है ना। तो एक लेयर 2 नेटवर्क में हमेशा एक रूट स्विच होना चाहिए, मीनिंग सिस्को डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट, मैंने जैसे बताया, सिस्को डिवाइसेस में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है या फिर इनेबल्ड होता है। तो आप जैसे ही दो स्विच या तीन स्विच या चार स्विच या फिर जितने भी स्विच को कनेक्ट करोगे, और उनमें फुल मैश लगा लो या पार्शियल मैश लगा लो, या फिर सीनियर सॉरी सीनियर बोल रहा हूँ, सीरियली उनको कनेक्ट कर दो, जैसे चाहे कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली स्विचेस जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन करने लगे। और जैसे ही ये रन करते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन करते हैं, ये सभी स्विचेस एक रूट स्विच को इलेक्ट करते हैं। ये रूट स्विच ही पूरे आपके लेयर 2 नेटवर्क को कंट्रोल करता है, और इस रूट स्विच के वजह से ही आपका एक लूप फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ये रूट स्विच के वजह से ही आपका लूप फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो ये रूट स्विच इलेक्ट कैसे होता है, ये हमें अभी देखते हैं, ये हम अभी देखेंगे। रूट स्विच जो है, जैसे कि मैंने बताया, वो पूरे लेयर 2 नेटवर्क को आपको कंट्रोल करता है। तो मैं वापस से वही तीन स्विचेस का एग्जांपल ले लेता हूं। स्विच 1, स्विच 2 और स्विच अब मैंने जैसे बताया, ये तीन स्विच को अगर मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूं, ये तीनों स्विच जो है इनके बीच में एक रूट स्विच को इलेक्ट करेंगे, तो रूट स्विच इलेक्शन चलता है। ऑब्वियसली हमें पता है इलेक्शन के टाइम पे कुछ वो क्या बोलते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपने पॉलिटिक्स में चलते ही नारेबाजी करते हैं, हम ये देंगे, हम वो देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो जाके हम एक बंदे को इलेक्ट करते हैं। सिमिलरली
स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में भी ये सभी स्विचेस जो है ना नारेबाजी लगाते हैं, और वो किसकी नारेबाजी लगाते हैं? अपने मैक एड्रेस की नारेबाजी लगाते हैं कि मेरी मैक एड्रेस तुमसे बेटर है और मैं रूट स्विच बनूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टाइप के मैक एड्रेसेस होते हैं। कोई भी स्विच में दो टाइप के मैक एड्रेस होते हैं। एक होता है आपका पोर्ट मैक एड्रेस, जो कि होता है आपके हर एक इंटरफेस का मैक एड्रेस, और एक होता है बेस मैक एड्रेस, जो कि पोर्ट मैक एड्रेस जितने भी पोर्ट हैं सबका एक एक मैक एड्रेस होता है, तो जितने पोर्ट उतने मैक एड्रेस। बेस मैक एड्रेस सिर्फ एक होता है, बेस मैक एड्रेस सिर्फ एक होता है, और उसी के बेसिस पे, बेस मैक एड्रेस के बेसिस पे ही आपका रूट स्विच इलेक्शन होता है। पोर्ट मैक एड्रेस हम कभी नहीं देखते, हमने स्विच जो है कभी भी पोर्ट मैक के बेसिस पे रूट स्विच इलेक्शन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बेस मैक एड्रेस के बेसिस पे इलेक्शन करता है। मैं एक आखिरी बार देख लेता हूँ मेरा ये पैकेट रेसर चल रहा है क्या। तो कल देख। और बेस स्विच के बेसिस पे ही रूट स्विच इलेक्शन होता है। तो रूट स्विच इलेक्शन का क्राइटेरिया ये होता है कि लोवेस्ट मैक एड्रेस, जो भी स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम होगा, जो भी स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम होगा, वो बनेगा आपका रूट स्विच। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि इस सिनेरियो में स्विच वन का मैक एड्रेस 1111 है, इसका 2222 है, और इसका 3333। ये बेस मैक एड्रेस है, ये पोर्ट मैक एड्रेस है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से अपना स्विच वन बनेगा रूट स्विच, स्विच वन बन जाएगा रूट स्विच। ऑब्वियसली हमें पता है कि रियल टाइम में बेस मैक एड्रेस 1111 2222 3333 तो होता नहीं, तो इसमें हम लोवेस्ट मैक एड्रेस पता कैसे करें? तो यहां देख लेते हैं, ये दो मैक एड्रेसेस है, F4A475072E6B, ये 4CAE1C505020, ये दोनों मैक एड्रेसेस। अब मुझे इन दोनों मैक एड्रेसेस के बीच में लोएस्ट मैक एड्रेस पता करना है, तो मैं लेफ्ट टू राइट मैं एक एक डिजिट्स को कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी हैं ये सब हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, और मैं बताया एफ का मतलब होता है 15, फोर तो फोर ही है। तो हम लेफ्ट टू राइट एक एक डिजिट्स को या फिर एक एक हेक्साडेसिमल नंबर को कंपेयर करते हुए चलते हैं, और इनमें से जो भी हेक्साडेसिमल नंबर कम हुआ वो बन जाएगा अपना लोवेस्ट मैक एड्रेस। तो इस सिनेरियो में ये F4 सबसे पहले पहला F कंपेयर होगा और पहला 4 कंपेयर होगा। तो F और 4 के बीच में 4 लोअर है, तो ये वाला मैक एड्रेस 4CAE1C, ये वाला मैक एड्रेस जो है वो लोअर मैक एड्रेस हो जाएगा, और F4A4 वाला मैक एड्रेस जो है वो हायर मैक एड्रेस। तो अगर हम मान लें कि मेरे पास ऐसा कुछ मैक एड्रेस है जहां पे डिजिट्स सेम है, ये यहाँ पे F44C70 मान लेते हैं, पहला 6 डिजिट्स, बाकी भी F44CA0 ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट डिजिट्स कंपेयर किए जाएंगे। F4 सेम है, यहाँ पे भी F4 सेम है, 4C सेम है, 4C सेम है। नेक्स्ट 7 और A के बीच में कंपेयर किया जाएगा। A मतलब 10 होता है ना, और 7 तो 7 ही है, तो ऑब्वियसली
7 इज लेसर देन 10, तो ये वाला मैक एड्रेस अपना हो जाएगा लोअर मैक एड्रेस, और ये वाला मैक एड्रेस वाला जो भी स्विच है वो बनेगा रूट स्विच। तो मैक एड्रेसेस हमेशा लेफ्ट टू राइट हेक्साडेसिमल वाइज कंपेयर किए जाएंगे, और जो भी डिजिट कम होगा या फिर जो भी हेक्साडेसिमल डिजिट कम होगा वो बन जाएगा आपका लोअर मैक एड्रेस, और वो वाला स्विच बनेगा रूट स्विच। इसमें कुछ डाउट या क्वेश्चन? नहीं नहीं लक्ष्मी, अभी कुछ नहीं। तो इस एग्जांपल के हिसाब से स्विच 1 1 1 1 है, स्विच 2 का 2 2 2, स्विच 3 का 3 3 3। तो इसके इस डायग्राम के हिसाब से हमारा स्विच 1 बनता है रूट स्विच। रूट स्विच बन गया। रूट स्विच बनने के बाद सेकेंड क्राइटेरिया ये होता है, जितने भी नॉन रूट स्विचेस होते हैं, जितने भी नॉन रूट स्विचेस होते हैं, और इस डायग्राम के हिसाब से नॉन रूट स्विच है स्विच 2 और स्विच 3। स्विच 2 और स्विच 3 नॉन रूट स्विचेस हैं। अब इन दो नॉन रूट स्विचेस में इलेक्शन चलेगा रूट पोर्ट के लिए, रूट पोर्ट के लिए इलेक्शन चलेगा। अब रूट पोर्ट होता क्या है? रूट पोर्ट का मतलब यह होता है कि वो वाला पोर्ट जिससे कि नॉन रूट स्विचेस, नॉन रूट स्विचेस जो है डेटा रूट स्विच की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। रूट पोर्ट वो पोर्ट होता है जिससे कि नॉन रूट स्विचेस रूट स्विच की तरफ डेटा फॉरवर्ड करेंगे। मतलब अगर उनको रूट स्विच के पास जाना है, रूट स्विच की तरफ अपडेट भेजना है, कोई भी डेटा अपडेट हो सकता है या डेटा हो सकता है या ट्रैफिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो रूट पोर्ट यूज करके ही रूट स्विच के पास जाएगा। तो वो होता है रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट का इलेक्शन चलता है। अब एक और बात ध्यान में ये रखते हैं, रूट स्विच इलेक्शन जो है सभी स्विचेस के बीच में चलता है। यहां पे तो 3 स्विच है, तो 3 स्विच के बीच में रूट स्विच इलेक्ट हुआ। 10 स्विच होगा तो 10 स्विच के बीच में कोई एक रूट स्विच बनेगा। 100 स्विच है तो 100 स्विच के बीच में रूट स्विच, एक रूट स्विच बनेगा। पर ये जो रूट पोर्ट है वो हर एक नॉन रूट स्विच पे इलेक्ट होता है। तो मतलब इस डायग्राम के हिसाब से स्विच 2 पे एक रूट पोर्ट होगा, स्विच 3 पे एक रूट पोर्ट होगा। अगर 10 नॉन रूट स्विचेस हैं मेरे नेटवर्क में, अगर 10 नॉन रूट स्विचेस हैं तो 10 के 10 नॉन रूट स्विचेस पे एक रूट पोर्ट इलेक्ट होगा। ठीक है, तो रूट पोर्ट का इलेक्शन चलता है ना। यहाँ इसको मैं कहीं और लिखता हूँ। सेकेंड, नॉन रूट स्विचेस पे रूट पोर्ट इलेक्शन। फिर से वापस बना देता हूँ, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3। स्विच 1 है हमारा रूट स्विच, स्विच 2 और स्विच 3 नॉन रूट स्विचेस। मैक एड्रेस 111.222.333 ना। अब होगा ये, जैसे मैंने बताया स्विच 2 और स्विच 3 रूट पोर्ट इलेक्ट करेंगे अपने खुद। रूट पोर्ट इलेक्ट करने का भी क्राइटेरिया होता है। रूट पोर्ट इलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये होता है कि लीस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच, लीस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच, दैट पोर्ट विल बिकम द रूट पोर्ट। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। स्विच 2 को देखते हैं। स्विच 2 के पास
दो इंटरफेसेस है जिससे वो रूट स्विच जा सकता है, एक तो सीधा सीधा डायरेक्ट और दूसरा ऐसे स्विच 3 के। तो स्विच 2 के पास दो पोर्ट्स हैं जो रूट पोर्ट बन सकते हैं, बट इनमें से कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा? रूट पोर्ट वो बनेगा जिसकी कॉस्ट रूट स्विच तक जाने की लीस्ट होगी। ठीक है, अब ये कॉस्ट होता क्या है? लीस्ट कॉस्ट जो मैंने बोला वो होता क्या है? स्पैनिंग ट्री में, स्पैनिंग ट्री में कॉस्ट जो है प्री डिफाइंड होते हैं। अब यहां देखो, स्पैनिंग ट्री में जो है कॉस्ट जो है प्री डिफाइंड होते हैं, और वो प्री डिफाइंड किसके बेसिस पे होते हैं? वो होते हैं आपके इंटरफेस के बैंडविड्थ के बेसिस पे। तो जैसे जितना कम आपका बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा आपका स्पैनिंग ट्री कॉस्ट होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। कम बैंडविड्थ ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा बैंडविड्थ कम कॉस्ट। तो 4 एमबीपीएस की कॉस्ट 250 है, 10 एमबीपीएस की 100 है, 16 की 62 है, 100 एमबीपीएस की 19 है, 1 जीबीपीएस की 4 है, 2 की 3 है, 10 जीबीपीएस की 2 है, 100 जीबीपीएस की 1 है ना? इनकी कॉस्ट कम होती जाती है, तो आपका बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा स्पैनिंग ट्री कॉस्ट उतनी कम होगी, है ना? तो अब ऑब्वियसली हम जरूरी नहीं है कि मैं हर एक इंटरफेस पे एक ही टाइप के एक बैंडविड्थ वाले लिंक्स लगाऊं। मैं अलग अलग बैंडविड्थ या फिर मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अलग अलग बैंडविड्थ के लिंक्स लगा सकता हूँ। ठीक है, तो उस इंटरफेस या फिर उस लिंक के बैंडविड्थ के बेसिस पे स्पैनिंग ट्री इनका कॉस्ट खुद ब खुद निकाल के रखता है। ये हमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। स्पैनिंग ट्री खुद इनका कॉस्ट निकाल के रूट स्विच तक जाने की कॉस्ट निकाल देता है। इसमें कुछ डाउट है? नहीं नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो अब होगा ये, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं ये लेके चल रहा हूं, सभी लिंक की कॉस्ट 1 है। सभी लिंक की कॉस्ट मैं 1 एज्यूम करके चल रहा हूं, मतलब सभी एक ही बैंडविड्थ के लिंक हैं। तो होगा ये, स्विच 2 के ये वाले इंटरफेस की स्पैनिंग ट्री कॉस्ट है 1, और इस इंटरफेस की कॉस्ट भी है 1। स्विच 3 के ये वाले इंटरफेस की कॉस्ट 1 है, ये वाले की 1 है, स्विच 1 की भी ये 1 है, ये वाली 1। तो जैसे कि मैं बता रहा था, स्विच 2 के पास दो इंटरफेसेस है जिससे वो रूट स्विच जा सकता है, एक है ये डायरेक्ट वाला और एक स्विच 3 के थ्रू। तो अगर स्विच 2 स्विच 1 के पास डायरेक्टली जाता है तो उसकी कॉस्ट है 1। स्विच 2 अगर स्विच 3 के थ्रू जाता है तो ये 1। हम एग्जिट इंटरफेस की कॉस्ट देखेंगे, है ना? तो ये हो गया 1 और ये दूसरा हो गया 1, तो टोटल कॉस्ट हो गई उसकी 2। सो 1 इज लोअर देन 2। तो ये वाला इंटरफेस जो है, ये वाला इंटरफेस स्विच 2 का बनेगा रूट पोर्ट। तो कोई भी डेटा स्विच 2 अगर रूट स्विच को देना चाहेगा वो अपने रूट पोर्ट के थ्रू ही भेजेगा। तो लीस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच, वो वाला इंटरफेस या पोर्ट बनेगा आपका रूट। सिमिलरली स्विच 3 के हिसाब से हम देखें, स्विच 3 के लिए भी जो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाला लिंक है, डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है, वो उसका बनेगा रूट, वो बन जाएगा आपका रूट। ये तो हो गया 3 स्विच। कभी कभार हमारे पास ऐसे सिनेरियो भी होते हैं जहां पे, यहाँ मैं एक और स्विच ले आता हूँ, स्विच 4 ऐसा, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1। अब स्विच 2 और स्विच 3 के लिए तो रूट पोर्ट वही है, डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक, क्योंकि उन लिंक से
इनकी स्विच रूट स्विच तक पहुंचने की कॉस्ट लो है। स्विच 4 के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरफ से भी जाएगा तो भी 2 कॉस्ट आएगी, इस तरफ से जाएगा तो भी 2 कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये 1 प्लस 1 2, यहां से भी 1 प्लस ये 1 2, तो यहाँ पे टाई हो गया उसका। उसके लिए रूट पोर्ट इलेक्ट करना या फिर रूट पोर्ट की कॉस्ट है उसके लिए टाई होगी। तो ऐसे सिचुएशन में स्विच 4 क्या करता है, जहां पे उसकी रूट पोर्ट की कॉस्ट टाई हो गई, स्विच 4 क्या करेगा, वो ये देखेगा कि मेरे नेबर स्विच, कौन से नेबर स्विच का मैक एड्रेस कम है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेबर स्विच है। स्विच 4 के लिए स्विच 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्विच 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो ये देखेगा कि मेरे दोनों नेबर्स में से कौन से नेबर का मैक एड्रेस कम है। स्विच 2 का मैक एड्रेस क्योंकि स्विच 3 से कम है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं 11223344, तो स्विच 2 का मैक एड्रेस जो है स्विच 3 के मैक एड्रेस से कम है, और इस वजह से स्विच 4 का ये वाला इंटरफेस जो है वो बनेगा रूट पोर्ट। तो जब भी रूट पोर्ट टाई होता है, रूट पोर्ट के इंटरफेसेस टाई होते हैं, तो स्विच देखता है कि मेरे कौन से नेबर डिवाइस का मैक एड्रेस कम है। जिस भी नेबर स्विच का मैक एड्रेस कम होगा, वो बनेगा, वो वाला इंटरफेस बनेगा रूट। क्लियर यहां पे? करेक्ट। तो हमने देख लिया रूट पोर्ट, इलेक्शन चल गया। रूट पोर्ट इलेक्ट होने के बाद थर्ड होता है, हर एक नॉन रूट स्विच पर हर एक नॉन रूट स्विच पर एक डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट होता है। हर एक नॉन रूट स्विच पे डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट होता है। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट में हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इलेक्शन विलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। बेसिकली ये हर नॉन रूट स्विच पे रूट पोर्ट के अलावा जितने भी पोर्ट हैं वो सभी डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएंगे। नॉन रूट स्विच पे स्विच 2, यहां पे स्विच 2 और स्विच 3 हमारा नॉन रूट स्विच है। स्विच 2 और स्विच 3 पे रूट पोर्ट के अलावा जितने भी पोर्ट हैं वो आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएंगे। तो स्विच 2 पे ये वाला इंटरफेस बन गया डेजिग्नेटेड पोर्ट, और ये वाला इंटरफेस बन गया डेजिग्नेटेड। रूट स्विच पे, नॉन रूट स्विच नहीं, रूट स्विच पे ऑल पोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड, ऑल पोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड। अब डेजिग्नेटेड पोर्ट मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, बट डेजिग्नेटेड पोर्ट का मतलब ये होता है कि डेजिग्नेट रूट पोर्ट से मैं रूट स्विच की तरफ जाता हूं, है ना, रूट पोर्ट यूज करके मैं रूट स्विच की तरफ जाता हूं, बट मेरे नेटवर्क में रूट स्विच ही एक अकेला स्विच नहीं है, उसके अलावा भी मेरे साथ बहुत सारे नॉन रूट स्विचेस हैं। तो मैं नॉन रूट स्विचेस के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहता हूं तो मैं अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज करूंगा। ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट वही होता है जिससे कि हम बाकी नॉन रूट स्विचेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो रूट स्विच के लिए तो वही रूट स्विच है, और बाकी सभी स्विचेस जो है नॉन रूट स्विचेस है, इस वजह से रूट स्विच के हर पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। और क्योंकि बाकी जितने भी नॉन रूट स्विचेस हैं उनका एक पोर्ट रूट पोर्ट होता है जिससे कि वो रूट स्विच तक तरफ जा सकते हैं, बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं उससे वो नेटवर्क के दूसरे नॉन रूट स्विचेस तक जा सकते हैं, वो सभी पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे स्विच 2 जो है स्विच 3 तक पहुंच सकता है तो वो अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज करेगा। सिमिलरली स्विच 3 भी स्विच 2 के पास जाता है तो वो अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज करेगा। ठीक है,
अब लास्ट आता है फाइंड आउट ब्लॉक पोर्ट। फाइंड आउट ब्लॉक पोर्ट। ब्लॉक पोर्ट की वजह से ही हमारे स्पैनिंग ट्री में लूप अवॉइड होता है, या फिर वो पोर्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लूप क्रिएट नहीं होता। तो ब्लॉक पोर्ट हम वहां देखते हैं जहां पे हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट टू डेजिग्नेटेड पोर्ट की कनेक्टिविटी होती है। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट जब कनेक्ट होते हैं, वहां पे कोई एक पोर्ट ब्लॉक पोर्ट बनता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से स्विच 2 और स्विच 3 के बीच में दोनों इंटरफेसेस जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और इनमें से कोई एक पोर्ट ब्लॉक पोर्ट बनेगा। ठीक है। अब ब्लॉक पोर्ट बनने का भी क्राइटेरिया है। ब्लॉक पोर्ट ये बोलता है सेम क्राइटेरिया, रूट पोर्ट इलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, सिमिलरली ब्लॉक पोर्ट का भी वही क्राइटेरिया है कि लीस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच। तो स्विच 2 से रूट स्विच पहुंचने की कॉस्ट 1 है, स्विच 3 से रूट स्विच पहुंचने की कॉस्ट 1 है। तो कॉस्ट तो टाई हो गई है ना। कॉस्ट अगर टाई होती है तो नेक्स्ट मैं देखूंगा हायर मैक एड्रेस किसका है। हम दोनों के बीच में हायर मैक किसका है वो बनेगा, वो वाला इंटरफेस बन जाएगा ब्लॉक। तो अब स्विच 2 और स्विच 3 देखेंगे कि हम दोनों के बीच में हायर मैक एड्रेस किसका है। ऑब्वियसली स्विच 3 का मैक एड्रेस ज्यादा है। तो अब स्विच 3 का ये वाला इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट बनने के बजाय वो बन जाएगा एक ब्लॉक पोर्ट। वो एक बन जाएगा ब्लॉक पोर्ट। लॉजिकली वो इंटरफेस ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो हमारा जो स्पैनिंग ट्री लूप फ्री नेटवर्क है वो ऐसा दिखेगा। और इस तरह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है, जब भी हम दो स्विच या तीन स्विच या जितने भी स्विच हैं उनके बीच में जब कनेक्टिविटी करते हैं, तो सबसे पहले रूट स्विच निकालते हैं, उसके बाद रूट पोर्ट निकालते हैं, फिर रूट पोर्ट निकालने के बाद ब्लॉक पोर्ट का इलेक्शन करते हैं, और ब्लॉक पोर्ट के इलेक्शन के बाद वो एक लूप फ्री एनवायरनमेंट आपको दिखाई देता है। अब इसी सिनेरियो में हम चार स्विचेस को देख लेते हैं। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और ये स्विच 4। तो हमने ये देखा था कि ये रूट स्विच बना है, और ये है रूट पोर्ट, ये वाला भी बन गया रूट पोर्ट, ये बन गया स्विच 2 के लिए, ये वाला बन गया डेजिग्नेटेड पोर्ट, क्योंकि मैंने बताया था रूट पोर्ट के अलावा जो भी पोर्ट होगा वो होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो 2 को अगर 4 के पास जाना है तो वो अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज करके जाएगा, 3 को अगर 4 के साथ बात करना है तो वो डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज करके बात करेगा। रूट स्विच 4 के लिए, स्विच 4 के लिए ये बन गया रूट पोर्ट, ये बन गया रूट पोर्ट, और ये बन गया डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब ब्लॉक पोर्ट का इलेक्शन होगा, जैसे मैंने बताया था कि जहां भी डीपीडीपी दो डेसिग्नेटेड पोर्ट की कनेक्टिविटी होती है वहां पे ब्लॉक पोर्ट इलेक्ट होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया लीस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट बजाय हायर कॉस्ट में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन आप हायर कॉस्ट टू रीच द रूट। ऑब्वियसली 3 की कॉस्ट रूट स्विच तक पहुंचने की कम है 4 से, 4 के लिए 2 है कॉस्ट, और 3 के लिए 1 है। तो 4 जो है अपना ये वाला पोर्ट जो है ब्लॉक कर देगा, और हमारा लूप फ्री एनवायरनमेंट जो है कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर 4 को 3 से बात करना है तो वो घूम के ही जाएगा।
वो ऐसे ही जाएगा। 3 को अगर 4 से जाना है तो वो ऐसे घूम के ही आए। तो कुछ ऐसे होता है हमारा रूट, या सॉरी, या फिर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके से चलता है। कुछ डाउट अभी तक? इसमें कोई ऐसा चांस नहीं होता कि मेरे अगर लूपिंग रूट स्विच में ही हो जाए, वहां नहीं होएगी? लूपिंग रूट स्विच में नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं हो सकती। क्राइटेरिया ही इनका सबसे पहले होता है कि आप देखो ना, अभी तक मैंने जो भी बताया, सबसे पहले तो रूट स्विच होता है, और रूट स्विच के बेसिस पे ही पूरा आपका रूट पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट होता ठीक है। है। ये लोग कोई भी नेटवर्क में एक रूट स्विच इलेक्ट करते हैं, और उस स्विच के हिसाब से ही ये पूरा अपना लूप फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया से एक डायग्राम बना के अपने उसको सॉल्व करता हूँ। तो ये सारा प्रोसेस अपने आप जब हम वो एसटीपी एनेबल करते हैं ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हो जाता है? ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली होता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसा नेटवर्क है, और वही मैक एड्रेस लेके चलते हैं, 1122333334 सबका मैक एड्रेस लेके चलते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बताया, जैसे कि हमने एक कनेक्ट किया और इनको पावर ऑन किया, स्पैनिंग ट्री इनेबल हो जाएगा। स्पैनिंग ट्री इनेबल होते ही सबसे पहले ये लोग रूट स्विच इलेक्ट करेंगे, और रूट स्विच इलेक्ट होने का क्राइटेरिया है लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका है ना। लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका है, इसमें लोवेस्ट मैक एड्रेस है अपना 1 का, क्योंकि वो एज्यूम करके चल रहा है ना। तो 1 का मैक एड्रेस लो हो गया, सबसे लो हो गया, तो ये 1 बन गया अपना रूट स्विच। ठीक है, अब इस 1 के बेसिस पे बाकी जितने भी स्विचेस है अपना रूट पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट इलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, रूट स्विच इलेक्ट हो गया। दूसरा था हमारा, हर एक नॉन रूट स्विच पे रूट पोर्ट इलेक्ट होता है ना। तो हम टू, सबसे पहले 2 पे आते हैं। रूट पोर्ट इलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये होता है, लीस्ट कॉस्ट टू रीच दी रूट स्विच, वो इंटरफेस बनता है रूट पोर्ट, है ना। तो हमारे पास 3 इंटरफेसेस है, 1 2 3 इंटरफेसेस है। ठीक है, तो लीस्ट कॉस्ट किसका होगा? 1। मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी लिंक के स्पैनिंग ट्री कॉस्ट 1 है, तो ये 1 2 3, और ये एक, ये 1, ये 2, दूसरा है 1 2 3। यही मेरे को सबसे लीस्ट वाला दिख रहा है, जो है ये 8 से होते हुए, है ना। 8 से होते हुए जो जा रहा है वो है अपना लीस्ट कॉस्ट वाला, तो वो अपना बन जाएगा रूट को। मैं इसको, येलो है अपना रूट पोर्ट, है ना। येलो बन गया अपना रूट पोर्ट। 2 में अपन ने रूट पोर्ट डिसाइड कर लिया, फिर 3 पे आते हैं। 3 पे भी देखा जाए तो 7 से जो जा रहा है वो अपना होगा रूट पोर्ट, क्योंकि उसी का लीस्ट कॉस्ट मुझे दिख रहा है। ये 1, ये 2, बाकी सबके ज्यादा है। ये 1 2 3, हाँ 1 2 3, हाँ। तो जो 7 से होते हुए जा रहा है वही सिर्फ लीस्ट कॉस्ट वाला है, इंटरफेस है रूट स्विच तक जाने के लिए। तो 3 में ये वाला इंटरफेस बन गया रूट पोर्ट। फिर 4 पे आते हैं। 4 पे लीस्ट 1 2 1 2,
दो है अपने पास रूट पोर्ट पे। तो मैंने बताया था रूट पोर्ट पे जब इंटरफेस की कॉस्ट टाई होती है, फिर हम देखते हैं नियरेस्ट या फिर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है उनमें से किसकी मैक एड्रेस सबसे कम है। तो 8 का मैक एड्रेस 9 से कम है, तो वो वाला इंटरफेस बन जाएगा अपना रूट पोर्ट। तो ये वाला इंटरफेस जो है, जो 8 से कनेक्ट हो रहा है, वो बन गया अपना रूट पोर्ट 4 पे। 5 पे अब अगर अपन देखें तो 1 2 हाँ, तो ये वाला इंटरफेस बनेगा रूट पोर्ट 5 पे। 6 पे देखें 1 1 2 1 2, तो यहाँ पे भी टाई हो रहा है। जब रूट पोर्ट कॉस्ट टाई होता है तो हम देखते हैं कि नियरेस्ट स्विचेस में से कौन सा मैक एड्रेस कम है। तो 7 का मैक एड्रेस 9 से कम है, तो ये वाला इंटरफेस बन गया अपना रूट पोर्ट 6 पे। 6 7 पे तो ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो बन गया रूट पोर्ट 6 7 8। 8 पे भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड वाला रूट पोर्ट। 9 पे भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड वाला रूट पोर्ट। 10 पे, हाँ, 10 पे टाई होगा 1 2, ये 1 ये 2, है ना। तो फिर देखेगा 10 देखेगा 7 और 8 में कौन सा मैक एड्रेस कम है। 7 का मैक एड्रेस कम रहेगा, तो ये वाला इंटरफेस बन गया रूट पोर्ट। तो हमने रूट पोर्ट इलेक्ट कर लिया। इतना समझ में आया आपको रूट पोर्ट इलेक्शन यहाँ पर, हम्म। है ना। अब रूट पोर्ट इलेक्ट होने के बाद मैंने बताया था डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो बताया था रूट पोर्ट के अलावा जितने भी पोर्ट हैं सब आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाते हैं, है ना। तो रूट स्विच पे तो सभी डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। 2 पे ये, 2 पे, 3 पे, 4 पे ये दो, 5 पे ये, 6 पे ये दो, 7 पे 3, 8 पे 1 2 3 4 5, 8 9 पे 1 2 3, और 10 पे 2 3, है ना। तो ये हो गया हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट, है ना, डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो तीसरा था स्टेप था डेजिग्नेटेड पोर्ट ढूंढना। चौथा स्टेप था अब ब्लॉक पोर्ट। ब्लॉक पोर्ट का अपन ने देखा था जहां भी दो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वहां पे ब्लॉक पोर्ट ढूंढना रहता है। और उसका भी क्राइटेरिया ये होता है जो भी स्विच का मैक एड्रेस, सॉरी, कॉस्ट ज्यादा है रूट स्विच तक जाने के लिए, वो अपना पोर्ट ब्लॉक पोर्ट कर लेगा, है ना। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रूट स्विच है। रूट स्विच का एक डेजिग्नेटेड पोर्ट रूट पोर्ट कनेक्टेड है। 1 जो है फिर अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट और रूट पोर्ट से कनेक्टेड है, वहां तो कुछ नहीं है। 2 पे आते हैं। 2 पे ये रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट चलेगा। यहाँ पे 2 और 5 के बीच में डेजिग्नेटेड पोर्ट है, तो वहां पे ब्लॉक पोर्ट ढूंढना पड़ेगा। फिर से हाइयर कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच, है ना। तो अगर देखें 5 के लिए, हाई 5 के लिए 1 2, इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 2, है ना। ये है अपना कॉस्ट। यहाँ पे दोनों के लिए कॉस्ट टाई हो रही है। तो जब कॉस्ट टाई होती है फिर ये देखा जाता है कि दोनों के बीच में किसका मैक एड्रेस ज्यादा है। दोनों के बीच में मैक एड्रेस किसका ज्यादा है। ऑब्वियसली 5 और 2 के बीच में मैक एड्रेस 5 का ज्यादा है, तो 5 अपना इंटरफेस जो है ब्लॉक कर ले, ठीक है। फिर 2 और 4 के बीच में देखते हैं, फिर से वही टाई होगा, ये 1 ये 2, 1 2, और फिर देखा जाएगा 2 और 4 के बीच में मैक एड्रेस किसका ज्यादा है। 4 का मैक एड्रेस ज्यादा है, तो 4 अपना इंटरफेस ब्लॉक कर लेगा। 2 हो गया। फिर 3 पर, 3 और 10 के बीच में देखा जाए तो 1 2 1 2,
फिर से कॉस्ट बीच में टाई हो रही है, देखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाई ब्रेकर, मैक एड्रेस किसका ज्यादा है, 10 का मैक एड्रेस ज्यादा है तो 10 अपना इंटरफेस ब्लॉक कर लेगा। फिर 3 और 7 के बीच में, अच्छा 3 और 7 के बीच में रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट का कनेक्टिविटी है तो कुछ नहीं होगा। 3 और 6 के बीच में 1 2 1 2 है ना, 1 2 1 2 यहाँ पे हो गया, टाई हो गया। नेक्स्ट किसका मैक एड्रेस ज्यादा है, 6 का मैक एड्रेस ज्यादा होगा तो 6 ने अपना इंटरफेस ब्लॉक कर लिया। 3 पे सभी हो गए, 3 फिर 4 पे आते हैं। 4 4 और 8 का मैक एड्रेस, सॉरी रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है, चलेगा। यहाँ पे 2 और 4 के बीच में हमने देख लिया। 4 और 9 के बीच में टाई, हाँ लीस्ट, नॉट लीस्ट, हाइयर कॉस्ट टू रीच दी रूट स्विच। 9 के लिए 1 है, 1 पर 4 के लिए 1 2 है, यहाँ से भी 1 2 है, तो ऑब्वियसली 4 की कॉस्ट रूट स्विच तक पहुंचने की ज्यादा है तो 4 अपना इंटरफेस जो है ब्लॉक कर लेगा। 4 ने अपना इंटरफेस ब्लॉक कर लिया। फिर 5 पे आते हैं। 5 पे ये दो ब्लॉक हो गया, ये दो ब्लॉक हो गया। फिर 5 और 10 के बीच में रूट्स ब्लॉक पोर्ट इलेक्शन होगा, 1 2, 10 के लिए भी 1 और ये 2, कॉस्ट टाई हो गई। अब इन दोनों के बीच में मैक एड्रेस किसका ज्यादा है, 10 का ज्यादा है तो 10 ने अपना इंटरफेस ब्लॉक कर लिया, तो 5 पे भी हो गया। अब 6 पे आते हैं। 6 पे 6 और 9 के बीच में इलेक्शन होगा, क्योंकि 9 डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका मैक एड्रेस, सॉरी उसकी कॉस्ट तो ऑब्वियसली 6 से कम होगी, तो 6 की कॉस्ट ज्यादा है तो 6 अपना इंटरफेस ब्लॉक कर लेगा। 6 7, 7 से शायद सब हो चुका है, ये रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है 7 इज ऑल ओके। 8 पे आते हैं। 8 पे हो गया रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट। 8 और 9 के बीच में डेजिग्नेटेड पोर्ट कनेक्टिविटी है। 8 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 9 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। 8 और 9 के बीच में मैक एड्रेस 9 का ज्यादा है तो 9 अपना इंटरफेस ब्लॉक कर लेगा। फिर 8 और 10 के बीच में ऑब्वियसली 8 डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 से तो 8 की कॉस्ट कम है 10 से, तो 10 अपना इंटरफेस ब्लॉक कर लेगा। और 9 का हम देख चुके हैं। तो अब जहां भी ब्लॉक्ड है मैं उन लिंक्स को हटा देता हूँ। ये 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 देखा जाए, ये है अपना लूप फ्री एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे अगर स्विच नंबर 2 को स्विच नंबर 6 से बात करना है, स्विच नंबर 2 को स्विच नंबर 6 से अगर बात करना है तो उसको रूट स्विच के थ्रू ही जाना पड़ेगा। 3 और 7 को बात करना तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। 5 और 8 को बात करना तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बट अगर किसी को एक नेटवर्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है और बीच में रूट स्विच है तो रूट स्विच के होते हुए ही जाएगा वो। तो जैसे कि मैंने बताया था, आपका पूरा नेटवर्क जो है लूप फ्री रूट स्विच के बेसिस पे होता है। रूट स्विच कहाँ बैठा है, रूट स्विच तक पहुंचने की रूट पोर्ट की कॉस्ट क्या है, उसके बेसिस पे रूट पोर्ट सिलेक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्ट होते हैं, और उसी के बेसिस पे आपके ब्लॉक पोर्ट्स भी इलेक्ट। तो एक नॉन रूट स्विच पे, बस ये सिंपल सा एक आखिरी आज का फंडा है, रूट स्विच पे ऑल पोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ब्लॉक पोर्ट तो हो ही नहीं सकता, नो ब्लॉक पोर्ट्स, नो ब्लॉक पोर्ट्स, नो रूट पोर्ट्स। रूट स्विच पे कोई भी ब्लॉक पोर्ट नहीं होता है और कोई भी रूट पोर्ट नहीं होता है। अगर ब्लॉक पोर्ट और रूट पोर्ट हुआ, अगर ब्लॉक पोर्ट और रूट पोर्ट हुआ तो वो रूट स्विच नहीं।
ये एक ट्रबल शूटिंग मैं बता रहा हूँ, ट्रबल शूटिंग एक टिप बता रहा हूँ। रूट स्विच पे सभी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। उसके बाद नॉन रूट स्विच पे, नॉन रूट स्विच पे वन पोर्ट, वन पोर्ट इज रूट पोर्ट, वन पोर्ट इज रूट पोर्ट। उसके बाद मल्टीपल ब्लॉक पोर्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक पोर्ट्स हो सकते हैं, और मल्टीपल डेजिग्नेटेड पोर्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि 8 पे देख लो, 8 के पास देखा जाए तो कोई भी ब्लॉक पोर्ट नहीं है, बट उसके पास मल्टीपल डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। 4 पे देख लो, 4 के पास कोई भी डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं है, बट उसके पास मल्टीपल ब्लॉक पोर्ट्स। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट दोनों के पास एक ही रूट पोर्ट है। तो ट्रबल शूटिंग में ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि रूट स्विच कौन सा है, नॉन रूट स्विच कौन सा है। रूट स्विच कैसे पहचानते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब अपन कल देखेंगे। मैं तब तक अपना पैकेट ट्रेसर भी थोड़ा सा सॉर्ट कर लेता हूँ, फिर अपन कल प्रैक्टिकल भी देखते हैं। ये समझ आया कैसे हाँ लूप हाँ। फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ? हम्म। कुछ डाउट इसमें, तो या फिर कुछ पूछना है, या फिर आप कुछ ऐड नहीं, करना इसमें चाहें? अभी जीरो के डाउट नहीं है इसमें। ऑल राइट, आज यही अपन स्टॉप करते हैं। ठीक है।